तो हेलो गाइज, एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला हमारी चल रही है और उसमें हम क्लास 11 की जो भूगोल विषय की यानी कि जो ज्योग्राफिक एनसीईआरटी है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों कल हमने चैप्टर 4 पढ़ा था जिसका टाइटल था हमारा महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, और उसका अगला चैप्टर जो दोस्तों आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 5 जिसमें हम खनिज और शैलों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चैप्टर होने वाला है जिसमें हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं शैलों के बारे में, खनिजों के बारे में। इसके साथ साथ में हम जानने वाले हैं अपक्षय और किस तरीके से अपर्दन, निक्षेपण और मृदा का निर्माण होता है, इसके बारे में भी हमको पढ़ेंगे। भू आकृतियाँ और उनके विकास के बारे में भी इस इकाई में हम पढ़ने का जो है प्रयास करेंगे। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है खनिज और शैल। इस खनिज और शैल को आज हम यहाँ पर इकाई 3 यूनिट 3 में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे हम आपकी बार से जो हमारी नई परिपाटी रही है कि हम उसके पहले जो पिछले चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों महाद्वीपों और महासागरों के वितरण टाइटल में जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चलिए सबसे पहले हम उनको यहाँ पर क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे यहाँ पर, और ये देखिए ये यहाँ पर कुल मिला करके हमारे जो 5 सवाल थे उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले किसने जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट था, जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट था और जो हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट था, इनके एक साथ होने की संभावना को व्यक्त किया था। तो दोस्तों इनका नाम था अब्राहम आर टिलियस ने। ठीक है, तो अब्राहम आर टिलियस ने जो है सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया था। अगला सवाल दोस्तों था कि पोलर फ्लिंग जो फोर्स होता है, बल होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, तो जो पोलर फ्लिंग बल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो कम होते जाएगा। तो जो पोलर फ्लिंग बल है ये किसकी वजह से आता है, तो ये पृथ्वी में घूर्णन की वजह से आता है। सवाल था कि इनमें से कौन सी है जो लघु प्लेट नहीं है। दोस्तों आपको मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स का थियरी बताया हुआ था और वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो है 8 बड़ी प्लेटें हैं जिन पे ये है और बाकी सब छोटी छोटी प्लेटें। तो इसमें दोस्तों जो नजका की प्लेट है, अरब प्लेट और जो फिलीपींस की प्लेट है, ये सारी लघु प्लेट के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो अंटार्कटिक प्लेट है ये एक बड़ी प्लेट है, मेजर प्लेट है, ये माइनर के अंतर्गत नहीं आती है। अगला सवाल था कि दोस्तों सागरी अधिस्थल की व्याख्या सिद्धांत में हेस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था। तो दोस्तों महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, इस सिद्धांत पर जो है यहाँ पर हैरी हेस जो थे इन्होंने इस पर विचार नहीं किया था। और इसके बाद में आखिरी जो इसका सवाल था इस चैप्टर का वो ये था कि इनमें से जो भारतीय प्लेट की सीमा है हिमालय पर्वत के साथ में, ये किस प्रकार की प्लेट सीमा है। कल मैंने आपको कई तरीके से बताया था कि जैसे कई बार क्या होता है कि 2 प्लेटें आपस में हट जाती हैं, बीच में कुछ निर्माण होता है। कई बार एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है तो और कुछ निर्माण होता है। कई बार 2 प्लेटें आकर के आपस में ऐसे ही सिर्फ टकरा जाती हैं और एक प्लेट उसके नीचे दब जाती है तो एक अलग स्थिति का निर्माण होता है। इस तरीके से जो मैंने आपको पूरा बताया हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा हिमालय पर्वत है और जो हमारी भारतीय प्लेट है, तो जो ये भारतीय प्लेट और हिमालय प्लेट है ये दोस्तों महाद्वीपीय अभिसरण का जो है एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये किस प्रकार से, तो एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप में जाकर के अभिसरित हो गया है, ये इस चीज़ का जो है एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो ये तो हो गए चैप्टर 4 के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब बात आती है हमारे चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके एक एक फैक्ट को आप नोट करते जाइएगा, याद करते जाइएगा। लास्ट में इसमें भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कल की क्लास में उनके आंसर बताऊंगा। अगर आपको आंसर आते हैं तो वीडियो में आप कमेंट करके अपने आंसर्स को जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर वीडियो को अभी तक लाइक आपने नहीं किया तो फटाफट लाइक वाला बटन भी दबा लेंगे। ठीक है, पृथ्वी के दोस्तों संपूर्ण परपटी जो होती है उसमें 98% भाग 8 तत्वों से बना हुआ है। इसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है ये। ठीक है, तो 98% जो इसका पार्ट होता है वो किससे बना हुआ है, 8 प्रकार के जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे बना हुआ है पृथ्वी की भूपरपटी। परपटी को आप लोग जानते होंगे, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा शेष भाग की बात करेंगे तो उसमें टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, सल्फर है, कार्बन है, निकिल है और थोड़े बहुत तत्व मिले हुए एलिमेंट्स, लेकिन जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो हैं 8। तो सबसे पहले तो सवाल कई बार यही पूछा जाता है कि परपटी में कितने प्रमुख तत्व हैं, वो होते हैं हमारे 8। उसमें भी जो 3 प्रमुख तत्व अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इन 3 को तो आपको याद ही रखना। RCAL इसको याद रखा जाता है। इसमें होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर लोहा। तो RCAL अगर आप एक ट्रिक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, ये 4 प्रमुख तत्व हैं जो इसमें सबसे पहले पाए जाते हैं। इससे सवाल भी पूछा जा चुका है। दोस्तों इस प्रकार से खनिज एक इस प्रकार का जो प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होता है
जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल करके बने होते हैं, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट, एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। तो ये तो बात हमारी यहाँ पर हो गई खनिजों की। अब मैं आपको बताऊं कि भूपर्पटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को अभी तक पहचाना जा चुका है, इनको नाम भी दिया गया। लेकिन सामान्य तौर से अगर आप देखेंगे तो इनमें से जितने सभी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप देखेंगे उसमें से 6 प्रमुख जो है आप देखेंगे यहाँ पर समूह हैं, उनसे संबंधित होते हैं, जिनको सेलों के निर्माण का प्रमुख खनिज माना जाता है। 6 प्रमुख चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा काम करता है। अच्छा, ठीक है। अब बात यहाँ पर हम करेंगे किसके बारे में, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है, अब आप सोचेंगे कि खनिज पाए कैसे जाते हैं, खनिज क्या मूल स्रोत क्या है, खनिज कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों धरती के अंदर जो मैग्मा है वो मैग्मा ही इन खनिजों का मूल स्रोत है। अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 जहाँ पर मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पर अभी चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको ज्वालामुखियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी। और उन्हीं जब ज्वालामुखियों के बारे में मैं आपको बता रहा था तो मैंने वहाँ पर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी पढ़ाया था कि ऊपर सबसे पहले परपट्टी होती है, फिर किस प्रकार से क्रोड होता है, फिर उसके बाद में क्रोड के बाद में नीचे मेंटल होता है। तो वो मैंने आपको पूरा वहाँ पर बताया होता है द्रवित रूप में कैसे भरा होता है। तो दोस्तों जो मैग्मा होता है, ये मैग्मा सभी खनिजों का क्या है, मूल स्रोत माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर धात्विक खनिज। तो इसमें जो धातु तत्व होते हैं उनको 3 प्रकार से आप विभाजित कर सकते हैं। एक बहुमूल्य धातु जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम आएगा। दूसरा है लौह धातु, इसमें लोहा और स्टील से जुड़ी हुई चीज़ें। तीसरा है अलौह वाले, जिसमें जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सीसा हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया। ये दूसरे होते हैं आधात्विक खनिज, इसमें से जैसे हमारा गंधक हो गया, फास्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब इनमें धातु नहीं, इनको आधात्विक खनिजों के अंतर्गत रखा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैलें। तो दोस्तों सैल पाई जाती है धरती में 3 प्रकार की, ठीक है। इसमें से एक सैल जो होती है वो मूल सेल है, 2 उसी से बनती है, ठीक है। तो पहली सेल होती है आग्नेय सेल, या इसको मैग्मा भी आप कह सकते हैं। इसी आग्नेय सेल से 2 प्रकार की सेलें और बनती हैं, इससे बनती है अवसादी सेल और एक होती है हमारी कायांतरित सेल, ठीक है। तो 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। अगर कभी आपसे पूछे कि सेल पृथ्वी पर कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे, जब अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो वो चट्टानें इन्हीं सेलों से जुड़ी हुई किस प्रकार से होती हैं। अब आपसे तो एक इंपॉर्टेंट सवाल यही पूछ सकता है कि सेलों का विज्ञान जो होता है इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी सेलों के विज्ञान का अध्ययन। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ आग्नेय सेल के बारे में। दोस्तों आग्नेय सेल क्या होता है कि जो पृथ्वी के भीतर, देखो आपने मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि पृथ्वी के भीतर क्या हुआ है, बहुत सारा जो है लावा भरा हुआ है, और यही लावा जब बाहर निकल करके आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो जब ये पृथ्वी से लावा बाहर निकल करके आ जाता है और ये बन जाता है मैग्मा, और जब मैग्मा ठंडा होकर के एक दूसरे के करीब आकर के एकदम ठंडा हो जाता है तो इसी से आग्नेय सेलों का निर्माण होने लगता है, ठीक है। किस प्रकार के सेलों का निर्माण होने लगता है, आग्नेय प्रकार की सेलों का निर्माण जो है वो हमारा ये होने लगता है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे ग्रेनाइट जो आपका होता है, गैब्रो होता है, ठीक है, पिग्मेटाइट होता है, बेसाल्ट होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आग्नेय सेलों के उदाहरण है। इन एग्जाम्पल से बहुत बार सवाल पूछा गया है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, तो ग्रेनाइट जो है वो कैसी सेल है, आग्नेय सेल है। बेसाल्ट किस प्रकार की सेल है, आग्नेय सेल है, ठीक है। जो हमारी टफ है वो किस प्रकार की है, पैग्मेटाइट किस प्रकार की है, तो ये सब आग्नेय सेलों के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है हमारा अवसादी सेल, जिसको आप लोग सेडिमेंट्री रॉक भी बोला करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, तो देखो इसमें से भाई साहब अवसादी प्रकार की जो सेलें होती हैं, इन सेलों का वर्गीकरण आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है यांत्रिक रूप से निर्मित, इसमें जैसे आपका बालू का पिंड शिला, चूना पत्थर, सेल विमृदा, इस तरीके से। दूसरा कार्बनिक रूप से निर्मित, जैसे कि आपका गीजाराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। देखो कोयला जो है वो किस प्रकार की सेल है, तो ये अवसादी सेल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खड़िया किस प्रकार की सेल है, अवसादी सेल है। रासायनिक रूप से निर्माण करना, जैसे चूना पत्थर हो गया, हेलाटाइट हो गया, पोटास हो गया, प्रस्तर हो गया, ये सब निर्माण जो है 3 तरीके से इनका अवसादी सेलों का यहाँ पर होता है। अब तीसरी बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कायांतरित सेल। कायांतरित सेल क्या होती है दोस्तों, कायांतरित सेल में इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, दाब, आयतन और तापमान की वजह से। तो यहाँ पर देखो ये तीनों एक दूसरे में बदलती रहती हैं और बनती रहती हैं, ये बात आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं शैल चक्र। शैल चक्र में क्या होता है, देखो इसमें दोस्तों आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें होती हैं। इनसे क्या होता है कि अवसादी और कायांतरित सेलों का निर्माण यहाँ पर होता है। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो अपखंड होते हैं ये अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले देखो क्या होता है मैग्मा।
ठीक, मैग्मा जब धरती से बाहर निकलता है और ठंडा होता है तो उससे क्या बन जाती है, आग्नेय सेल बन जाती है। ठीक है, आग्नेय सेल टूटती है, टूट करके फिर धरती में चली जाएगी तो ये फिर मैग्मा बन जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आग्नेय सेल ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद में ये कायांतरित सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस पर अगर दबाव पड़ेगा तो ये वापस से मैग्मा बन जाएगी। इधर आग्नेय सेल अगर इसका अपक्षय और अपर्दन हो जाता है तो फिर ये अवसादी सेल बन जाती है। अवसादी सेल फिर से कायांतरित सेल बन जाती है और कायांतरित सेल फिर से आकर के मैग्मा बन सकती है। अवसादी सेल का अपक्षरण होगा, ये फिर अवसादी सेल बन जाएगी। कायांतरित सेल का अपक्षरण होगा, ये अवसादी सेल बन जाएगी। अवसादी सेल सीधे सीधे गलन की प्रक्रिया से मैग्मा बन जाएगी। मैग्मा पिंडन की प्रक्रिया से फिर से आग्नेय सेल बन जाएगा। इस तरीके से इसका अपक्षय और अपर्दन होता रहता है और ये जो चक्र है पूरा का पूरा ये हमारा यहाँ पर चलते रहता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे कि अवसादी सेल, कायांतरित सेल और जो हमारी आग्नेय सेल हैं, तीनों सेलों के बारे में इनके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इन सेलों के अध्ययन को कहा क्या जाता है उस चीज़ को याद कर लीजिए। इसके अलावा जो धरती के 98% तत्व जो है उसमें से जो इंपॉर्टेंट आपका RCl है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए। यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। चलिए 4 सवाल 5 सवाल यहाँ पर भी है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आपको बताना ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से, यानी कि ग्रेनाइट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं जिनसे मिल करके ग्रेनाइट बनता है। ऑप्शन है लोहा और निकल, सिलिका और एल्युमिनियम, लोहा और चांदी, लौह ऑक्साइड और पोटेशियम। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल कह रहा है कि कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण क्या है? परिवर्तनीयता, क्रिस्टलीय, शांत या फिर पत्रण। इसमें से एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। ठीक है, एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। कौन? सोना, माइका, चांदी या फिर ग्रेफाइट। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? टोपाज, क्वार्ट्ज, हीरा या फिर फेल्डस्पर। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? टाइलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स और संगमरमर। देखिए वही सवाल आ गया जो वही मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था। तो इन 5 सवालों का जवाब आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। कल की क्लास में मैं पहले इन्हीं 5 सवालों का आपका जवाब बताऊंगा, उसके बाद में चैप्टर 6 को मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। NCERT रिव्यू की श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम NCERT के कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की सभी किताबों को चैप्टर वाइज तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में हल करने का प्रयास करते हैं, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल करके बाहर लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी भी इनमें दिलचस्पी जगे और आप भी इसकी PDF फाइल को पढ़ें या फिर इसको किताब में जाकर के पढ़ें और डिटेल से इसका नॉलेज कलेक्ट कर सकें। NCERT रिव्यू का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम चैप्टर को पूरा एक बारीकी से समझते हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल चैप्टर का एक ओवरव्यू करते हैं, हम उसको केवल एक संक्षेपण में उसको देखने का प्रयास करते हैं ताकि कम समय में हमारे कम से कम NCERT के जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। तो इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो का सबसे अच्छा पोर्शन आपको क्या लगा है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर करके बताना है कि आप भी और NCERT यहाँ से पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।